नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मार्च का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, भारत की विकास यात्रा देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध की पहचान करते हुए केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सर्वोपरि रखा है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि नारी शक्ति आज नए भारत की पथ प्रदर्शक बनकर उभरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यही हमारी आवरण कथा बनी है। अपनी आवरण कथा पर हम 8 मार्च महिला दिवस पर चर्चा करेंगे। इस बार पहले बात करते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों की। व्यक्तित्व की कड़ी में अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, छात्रों का मनोबल बढ़ाने वाली परीक्षा पे चर्चा, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब इसमें शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फ्रांस की यात्रा सहित पखवाड़े भर के उनके अन्य कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। पत्रिका के इनसाइड पेज पर 12 मार्च को दांडी मार्च की वर्षगांठ पर विशेष सामग्री और बैक कवर पर 3 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व वन्यजीव दिवस को सम्मानित किया गया है। राकेश, बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं विकसित भारत के रोड मैप का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के इसी संकल्प की तस्वीर के साथ 10 साल के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र कर बचत भी विकास भी का मॉडल भी सामने रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर विपक्ष की ओर से उठाए गए हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सधे हुए अंदाज में दिया। लोकसभा में करीब 95 मिनट और राज्यसभा में करीब 92 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने भारत की उपलब्धियों के बारे में, दुनिया की भारत से अपेक्षाओं के बारे में और भारत के सामान्य मानव के आत्मविश्वास, विकसित भारत का संकल्प जैसे सभी विषयों की विस्तार से चर्चा की, तो साथ ही उन्होंने देश को आगे की दिशा भी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा कि 20वीं सदी के आजादी के बाद के 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन राष्ट्रपति का संबोधन देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए नया विश्वास जगाने और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है। विकसित भारत कोई सरकारी नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। 20-25 साल के कालखंड में दुनिया के कई देशों ने विकसित बनकर दिखाया है, तो भारत के पास तो सामर्थ्य अपार है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के संपादित अंश आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, भारत के विकास भी बचत भी मॉडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। आधार मोबाइल की जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये देना शुरू किया। विनीता, किसी देश के लिए विकासशील से विकसित राष्ट्र तक की यात्रा में ऊर्जा क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया अब अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के दौर में है। विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे भारत के लिए यह क्षेत्र सबसे अहम प्राथमिकताओं में शामिल है। दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र कर विकास को बढ़ावा देने के साथ प्रकृति को समृद्ध करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बीते दशक में अहम सुधार हुआ है, तो इसका श्रेय केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को है जिसके रास्ते पर चलकर देश पेरिस G20 के लक्ष्य को हासिल करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना। भारत ने नवंबर 2021 में ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य पूरा कर लिया है।
इसके साथ ही साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के नए लक्ष्य के तहत 200 गीगावाट की क्षमता भी हासिल कर ली है। अपने संबोधन में भारत की इन उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षा 5 स्तंभों पर टिकी है। हमारे पास संसाधन है जिसका हम जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने प्रतिभाशाली दिमाग को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास आर्थिक मजबूती है और राजनीतिक स्थिरता है। भारत के पास सामरिक भूगोल है जो ऊर्जा व्यापार को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। विनीता, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के तलछटीय बेसिन में कई हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं, जिनमें से कुछ की पहचान पहले ही हो चुकी है, जबकि अन्य की खोज की जा रही है। भारत के अपस्ट्रीम क्षेत्र को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी शुरू की है। तेल क्षेत्र विनियमन एवं विकास अधिनियम में किए गए बदलावों से अब तक हितधारकों को नीतिगत स्थिरता, विस्तारित पट्टे और बेहतर वित्तीय शर्तें मिल रही हैं। इन सुधारों से समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस संसाधनों की खोज, उत्पादन में वृद्धि और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बनाए रखने में सुविधा होगी। इससे निकट भविष्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगले 5 वर्षों में हम कई बड़े बड़े मील के पत्थर पार करने जा रहे हैं। हमारे कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। ऊर्जा संरक्षण के मामले भारत का प्रदर्शन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2010 से 2019 के दौरान वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 2% का सुधार हुआ, जबकि भारत में यह 2.5% रहा। 2021 से 2024 के दौरान वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 1.3% का सुधार हुआ, जबकि भारत की ऊर्जा तीव्रता में 1.6% का सुधार हुआ। इंडिया एनर्जी वीक की विस्तृत रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है। एक विद्यार्थी अपने राष्ट्र की उस रीढ़ के समान है जिस पर उसका भविष्य टिका होता है। ऐसे समय जब पूरी दुनिया ज्ञान के परिदृश्य में परिवर्तन के दौर से गुजर रही हो, रट कर की गई पढ़ाई के बजाय कौशल के साथ शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। वर्ष 2020 में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लागू की गई। इसके साथ ही शुरू हुई एक नए अध्याय की, जिसने न केवल छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि उनके समग्र विकास को भी सुनिश्चित किया। भारत विकसित होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसे पूरा करने की दिशा में सबसे ज्यादा जरूरत जीवन के हर कौशल से परिपूर्ण युवाओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी मंत्र के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में सुदृढ़ आधारभूत शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण का मकसद पहले की कमियों में सुधार लाकर ऐसे वातावरण निर्मित करना है जहां हर बच्चे का पूर्ण विकास हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य विशेषकर वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक विषमताओं के चक्र को तोड़ना है। NEP लागू होने के बाद से अब तक इसके परिणाम भी बेहद सुखद रहे हैं। इसी का नतीजा है कि तेजी के साथ बदल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत आज शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ते हुए कुशल और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में खुद को ढाल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता का आकलन बेहद बेहतर नामांकन और ज्ञान सक्षमता के साथ कुशल कार्यबल के आधार पर किया जा सकता है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER सर्वेक्षण परिणाम में भी ये सामने आया है। राष्ट्रव्यापी स्तर पर घरों में किए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में बच्चों के नामांकन और सीखने के परिणाम सामने आए हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 में कोविड के पहले और उसके बाद की स्थिति को बेहद बारीकी से बताया गया है। इसके अनुसार हमारी प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के छात्र कोविड के दौर से पहले की तुलना में इस कालखंड से उबरने के बाद बुनियादी कौशल के मामले में कहीं बेहतर साबित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन परिणामों से भारत प्रगति के पथ पर तीव्रता से बढ़ने में सक्षम हुआ है। अगले 5 वर्ष में वंचित बच्चों को दी गई ये सहायता अगले 25 वर्ष के लिए देश की दिशा दशा तय करेगी। महामारी के बाद स्कूलों के फिर से खुलने से सभी राज्यों में शैक्षणिक स्तर पर अथक प्रयास हुए हैं, जिससे बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने, समावेशिता और बुनियादी शिक्षा के सुपरिणाम सामने आए हैं। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बच्चों को स्कूल में रखने का दृढ़ संकल्प प्रभावी सरकारी नीतियों को रेखांकित करता है। ये दर्शाता है कि निपुण भारत मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक योजना भर नहीं है, बल्कि ये सीखने की कमियों को दूर करने के साथ 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत की मानव संसाधन पूंजी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित बनाने का रणनीतिक निवेश है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। विनीता, दुनिया भर में मांग बढ़ने के साथ साथ कुशल श्रम बल पहली शर्त है। यही कारण है कि देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए 2014 में पहली बार किसी सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया। अब तक 2.27 करोड़ से अधिक युवा कौशल भारत कार्यक्रम का लाभ ले चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने इसे 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना को अब स्किल इंडिया कार्यक्रम की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जोड़ दिया है। इससे देश भर में कुशल, मांग पर आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम उद्योगों के लिहाज से भविष्य के लिए श्रम बल तैयार करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा। इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और सफाई का खतरनाक काम करते समय शून्य मृत्यु दर की स्थिति में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए करीब 50.91 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 को सितंबर 1993 में अधिनियमित किया गया था। एक वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली बार अगस्त 1994 में किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापट्टनम में प्रस्तावित साउथ कोस्ट रेलवे जोन के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस जोन में वॉल्टियर डिवीजन को छोटा करके शामिल किया गया है। ये रेलवे का 18वां जोन होगा। रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। यह फैसला आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया है। ये संसद की ओर से की गई प्रतिबद्धता को भी पूरा करता है। इस जोन से रेलवे का कामकाज सुधरेगा, सेवाएं बेहतर होंगी और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। मंत्रिमंडल के इन सभी निर्णयों की जानकारी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।